जोरदार तालियों के साथ स्वागत सचिन पायलट जी का, जो हमारे साथ मंच पर आ चुके हैं। और चलिए उनसे सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सचिन जी, राजस्थान में चुनावी माहौल बहुत गर्म है, लेकिन मैं इस सेशन की शुरुआत थोड़ा सा हटकर कर रही हूं। हमें पता चला है कि आप राजमा चावल बहुत अच्छा बनाते हैं और कुकिंग को लेकर आपका नॉलेज काफी अच्छा है, लेकिन राजस्थान में तो दाल बाटी और प्याज की कचौरी खाई जाती है। अब कुकिंग की नॉलेज अगर आपको है तो आप जानते होंगे कि रोटी जो है वो पलटती है, उस हिसाब से तो क्या राजस्थान में इस बार बीजेपी की बारी है? ये सवाल सबके जहन में रहता है और आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 3 दशकों में जो परंपरा रही राजस्थान में, वो हमेशा 5 साल में लोग बदलाव करते हैं, लेकिन परंपराएं टूटती भी हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार जो माहौल मैं देख रहा हूं, जो फीडबैक हमें मिला है, जो दौरे हम लोग कर रहे हैं, उसमें जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देना चाहती है। देखो, अंतिम निर्णय तो जनता करेगी 25 तारीख को, लेकिन जो परसेप्शन बना है, जो माहौल बना है, जो देश में भी आज मैं देख रहा हूं, कर्नाटक में हम लोग जीत कर आए हैं, हिमाचल में जीते हैं, अच्छा कैंपेन हमारा हो रहा है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस बार हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम अच्छे बहुमत के साथ दोबारा सरकार रिपीट करेंगे। और केंद्र की सरकार को भी लोग गेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो तमाम जो पहलू हैं उसको देखकर मैं आश्वस्त हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां दोबारा मैंडेट ले सकती है। मेरी जितने लोगों से बात हुई है, खासतौर पर जो पायलट समर्थक लोग हैं, उनका ये कहना है कि थोड़ा सा पीछे 2018 में बहुत संघर्ष किया सचिन पायलट ने, लाठी भी खाई, आंदोलन भी चलाए, लेकिन उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो सरकार भले ही रिपीट होगी, लेकिन क्या चेहरा बदलेगा? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता, पहली बात। और हमारी कांग्रेस पार्टी की एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, और वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, हर राज्य में हम ऐसा ही करते हैं। हम लोग चुनाव लड़ते हैं और एक बार बहुमत अगर जनता देती है तो जो हमारे विधायक होते हैं उनसे राय लेने के बाद जो पार्टी की लीडरशिप है वो तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। तो फिलहाल हम सबका उद्देश्य यही है कि हम तीनों 504 राज्यों में कांग्रेस को बढ़त दिलाएं, हम लोग मेजोरिटी मार्क पर आए। उसके बाद ये निर्णय तब लिया जाएगा कि कौन क्या रोल अदा करता है। 2018 की आप बात कर रहे हैं, 18 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हम चुनाव जीते और हम 21 विधायक रह गए थे पिछली बार। तो 21 से हम 5 गुना बढ़ के 100 का आंकड़ा हम लोगों ने छुआ, सरकार हमारी बनी। उस वक्त भी हम सभी विधायकों ने मिलकर निर्णय लिया था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो नियुक्त करेंगे कि कौन नेता बनेगा विधायक दल का। और मैं समझता हूं ये कोई यूनिक नहीं है इस बार के लिए, या ये यूनिक नहीं है इस प्रदेश के लिए। हमेशा हर बार ऐसा ही होता है और इस बार भी ऐसे ही होगा चुनाव के बाद। सचिन जी, दिल्ली में एक बात की चर्चा बहुत जोरों पर रहती है और वो चर्चा ये चलती है कि बीते 5 सालों में यहां पर विपक्ष की भूमिका बीजेपी से ज्यादा सचिन पायलट ने निभाई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दिल्ली में क्या चर्चा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राजस्थान में जो चर्चा है वो ये है कि राजस्थान में विपक्ष गायब रहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 5 साल बीजेपी जो एक नेशनल पार्टी है, अगर 5 साल वो जनता की आवाज बनने की कोशिश करते विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर, और लोगों से एसोसिएट करते और एक जागरूक और एक एक्टिव ऑपोजिशन पार्टी के रूप में दिखते, तो शायद आज ये माहौल नहीं होता। क्योंकि मैं भी विपक्ष रहा हूं, मैं 2013 से 18 हम लोग विपक्ष में थे, हम सिर्फ 21 विधायक थे, लेकिन हम लोगों ने एक सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं किया, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस होता है लोकतंत्र में। अगर कोई गलत निर्णय है या कोई ऐसी नीति है जो जनता को नकारात्मक प्रभाव डालती है, उस पर अपनी बात को रखना, पब्लिक के जहन को समझना, उनके मस्तिष्क में अपनी एक छाप छोड़ना एक। और मैं तो मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल वर्कर है, अगर उसको अपनी राजनीति मजबूत करनी है, आगे आना है, तो विपक्ष एक बहुत बेहतर समय होता है उस व्यक्ति को, उस नेता को अपनी बात रखने का, संघर्ष करने का, मेहनत करने का, जनता के बीच में जाने का। और मुझे लगता है कि बीजेपी ये काम करने में नाकाम रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये 5 साल वेट करो, अपने आप जनता हमको वोट डाल देगी। तो कोई बहुत ज्यादा प्रभावी उन्होंने 5 साल तक एक्टिवली यहां जनता में काम नहीं किया। जहां तक आपने मेरी बात बोली है, ये बात सही है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम जब विपक्ष में थे उन मुद्दों को लेकर हमने जनता को आश्वस्त किया था। और पब्लिक इश्यूज हैं अगर, तो उन एक पॉलिटिकल पार्टी में वो डायलॉग डिस्कशन होना चाहिए, उन बातों को हमें रखना चाहिए, ताकि सही समय पे सही निर्णय लेकर हम दोबारा पब्लिक के बीच में जाएं। जो जो इश्यूज मैंने उठाए उन सबको एआईसीसी ने, कांग्रेस लीडरशिप ने उसका संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई करी, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सब जो हुआ उससे पब्लिक में विश्वास पैदा हुआ कि हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है।
इसे आप इत्तेफाक कहिए कि जितने लोगों से मैं मिली राजस्थान के अंदर वो आपको काफी पसंद करते थे, लेकिन एक चीज जो महसूस की उन तमाम लोगों ने भी कि पोस्टर में आने में पार्टी कहिए या आलाकमान का फैसला कहिए कि बहुत देर कर दी। चेहरा तो आपका आया नजर, लेकिन बहुत देर में। अब आप लोग ना कितने दिन पहले जयपुर आए हैं आप? 1 या 2 दिन पहले आप कितने लोगों से मिल रहे लगातार हमारी टीम घूम, लेकिन मैं समझता हूँ ये पोस्टर पे फोटो छोटा बड़ा रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट ये सब पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। पब्लिक मैं समझता हूँ देश की जनता इतनी समझदार है और यहाँ के मतदाता इतने संवेदनशील हैं, बिना कहे वो सारी बातों को जानते हैं, पूरा आकलन करते हैं, नाप तोल के ठोक बजा के बताते हैं कि कौन नेता कार्यकर्ता कैसा है। तो ये हमारी पार्टी में ये एक परंपरा है कि हम लोग जब भी चुनाव लड़ते हैं मिलकर लड़ते हैं। ये बात सही है, जहां हम सरकार में होते हैं वहां जो सरकार को लीड करते हैं, ऑब्वियसली जो सरकार का जो पब्लिसिटी होती है वो सरकार के नाम जाती है, लेकिन पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकारों से पार्टियां नहीं बनती हैं। तो पार्टी के अंदर ये निर्णय लिया है पार्टी ने कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एकजुटता से लड़ेंगे। और आज देश को जरूरत है एक मजबूत कांग्रेस की। कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? जब हम राज्य के अलग अलग चुनाव जीतेंगे। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है सब लोगों का जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं कि हम लोग अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाएं, और ताकि जो अगला चुनाव लोकसभा का बड़ा अगले साल आने वाला है उसमें हम लोग सरकार बना सकें दिल्ली में। सचिन जी, आपने तस्वीरों की बात पर जवाब दिया, तो उस सवाल को मैं पूरा कर देती हूं, उसको पार्ट 2 समझिए। गहलोत जी ने एक आपके साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और लिखा है कि साथ जीत रहे हैं फिर से, कांग्रेस फिर से। इस तस्वीर की इनसाइड स्टोरी क्या है? तस्वीर सब कुछ बयां करती है, उसमें स्टोरी क्या पूछ रहे हो आप मेरे से? ट्वीट करनी पड़ी ना उनको। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। जो पिक्चर आप इतना उत्सुकता से देख रही हैं, उसको पढ़ रही हैं, उस पिक्चर में सब कुछ है। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर कैंपेन कर रहे हैं, सिर्फ मैं और 2 नेता नहीं, 10, 15, 20, 50 जो भी हम लोग पार्टी के नेता राजस्थान के मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं, पब्लिक उम्मीद करती है, एक्सपेक्ट करती है कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आए। और हम मजबूत कब होंगे? जब हम राज्य में मजबूत होंगे। और जिस राज्य की हमको जिम्मेदारी दी है वहां पर हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, और इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। तो प्रदेश में आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि आप लगातार घूम भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, फीडबैक आपको मिल रहा होगा। मुझे लग रहा है कि बीजेपी का कोई कैंपेन उठ नहीं पा रहा है। क्या कारण है वो मेरा काम नहीं ढूंढना, लेकिन हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स दिए हैं, हम लोगों ने जो रोड मैप दिया है, जो गारंटीज दी हैं, जो वर्किंग है, और सरकार, संगठन, नेता, कार्यकर्ता मिलकर काम करें। मैं हमेशा कहता रहा और मुझे खुशी इस बात की कि इस बात को हमने इम्प्लीमेंट किया कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए संघर्ष किया, जैसे आप खुद कह रहे थे, जिन्होंने धरने दिए, पदयात्राएं करी, लाठियां खाई, जेलों में गए पब्लिक इश्यूज को लेकर, उन वर्कर्स को मान सम्मान। अरे हर वर्कर को आप पद नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर कार्यकर्ता को हम उसकी भागीदारी सुनिश्चित करें, उसको मान सम्मान दें, उसको लगे कि मेरी सरकार है, मैं अगर मेरे पड़ोस में कुछ पब्लिक का कुछ काम है मैं करा सकता हूं। तो वो ताकत अगर कार्यकर्ता को मिलती है तो बूथ पे खड़ा होकर हमारे लिए संघर्ष करता है। तो ऐसे लोगों को अपने सरकार के कार्यकाल में हम लोग मान सम्मान देके उनको आगे बढ़ाएं। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ महीनों में हमने वो मान सम्मान भी दिया, रिकग्निशन भी दिया, उससे पार्टी को फायदा मिला। बीजेपी का मुझे लगता है कि लगभग सारा प्रचार ब्लेम गेम पर है, मतलब आरोप लगाना, आलोचना करना। लेकिन आपका खुद का रोड मैप क्या है? आज बीजेपी ने कुछ अपना घोषणा पत्र टाइप अनाउंस किया है, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट प्रदेश के लिए केंद्र की सरकार आपकी है तो कुछ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होती है राज्य के प्रति। उसमें आपने कितना प्रदेश को दिलाया है, या राजस्थान को आपको क्या बेनिफिट दे के आप दिए हैं पिछले 9 सालों में? किसान सम्मान निधि डबल कर दी है उन्होंने, कह रहे हैं 2.5 लाख रोजगार देंगे। मैं पूछ रहा हूं, 9.5 साल से दिल्ली में केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 25 के 25 लोकसभा के सांसद बीजेपी के हैं 9.5 साल से। तो राजस्थान राज्य को केंद्र सरकार ने ऐसा क्या कोई बड़ी परियोजना, कोई स्पेशल स्टेट का स्टेटस, या कोई बहुत बड़ा कारखाना, या कोई बड़ी योजना, ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे किया है। और हम तो कई बार मांग रहे हैं, हमारी बहुत पुरानी मांग थी ERCP की, ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट, 13 जिलों को जोड़ती है पीने के पानी सिंचाई के लिए। वो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उसकी, इतने साल हो गए, उसको वो धरातल पर उतार नहीं पाए। तो ये भी लोग देख रहे हैं ना कि आपको जब मौका मिलता है आप करते नहीं है, और जब चुनाव आते हैं तो फिर आप वही भाषण चालू कर देते हैं। सचिन जी, एक सवाल ये भी है कि थोड़ा सा आंकड़ों की अगर हम बात कर ले तो कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो राजस्थान की जनता के लिए आपको भी डिस्टर्ब करते होंगे कि बेरोजगारी को लेकर नंबर सामने आए, वो बहुत ही
उत्साहित करने वाले नहीं थे। महिला अपराध मामलों में राजस्थान के जो आंकड़े सामने आए, क्या ये आंकड़े आपको भी चिंतित करते हैं, डराते हैं कि नहीं? देखिए, अपराध, महिला उत्पीड़न कहीं पर भी हो अस्वीकार्य है, जीरो टॉलरेंस, एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में ये बात जरूर है कि हम लोगों ने FIRs को कंपलसरी कराया है। अगर कहीं कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, तो वो जाके बाय लॉ इट्स कंपलसरी। कई राज्यों में उसको छुपाने के लिए, आंकड़े कम करने के लिए उसको नीचे कर देते हैं, और नेशनल क्राइम रिपोर्ट की जो रिपोर्ट्स आती है वो सब आंकड़ों के आधार पर होती है। मैं मानता हूं सरकार को गेज करना चाहिए, अगर कहीं दुष्कर्म होता है या कहीं उत्पीड़न होता है महिलाओं के साथ, उसके बाद सरकार, पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी और कितनी तत्परता से अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाती है। क्योंकि अपराध तो जहां पर भी है इस देश में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक दलित, आदिवासी, महिलाओं के साथ तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, बिकॉज वो शोषित वर्ग होता है। उनको अगर हम संबल और ताकत नहीं दे पाएंगे तो हम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं, ये हो सकता है ऊपर नीचे हों, लेकिन कम से कम इस प्रदेश में छुपाकर अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। आप आंकड़े मध्य प्रदेश के देखिए, उत्तर प्रदेश के देखिए, वो और भी चौंकाने वाले होंगे। सचिन जी, पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध की चर्चा हो रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर युद्ध विराम की चर्चा हो रही है, और ये सियासी युद्ध विराम आपके और अशोक गहलोत जी के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ये सिर्फ 3 दिसंबर तक के लिए है? आप लोग युद्ध करते हैं, विराम करते हैं, अपने आप ही आप युद्ध डिक्लेयर कर देते हैं, सीजफायर कर देते हैं। हमारी पार्टी के अंदर एक प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ एक अपनी बात रखने का एक परंपरा है, और मैं नहीं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप जो पार्टी की है, चाहे वो खड़गे साहब हैं, चाहे वो राहुल जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं, हमने कभी किसी से बात करने में संकोच किया हो। मजबूती से अपनी बात को रखते हैं, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आज देश को जरूरत है एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की, एक बेहतर विकल्प की, और कांग्रेस को मजबूत करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम पार्टी को मजबूत करें, चारों पांचों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, ताकि 24 के चुनाव के लिए हम लोग मजबूती से आगे आ सकें। एक सवाल ये भी उठता है कि जो तमाम गारंटी की बात करती है कांग्रेस, या महिलाओं को भत्ता देने की बात करती है, या अलग अलग तरह के जो भत्ते की बात की जाती है, क्यों नहीं हम आवाम को सक्षम बनाने के लिए काम करते हैं, बजाय कि उन्हें हम इस तरह की स्कीम्स में उलझाएं? अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया। तो जो 80 करोड़ लोगों को हम सब्सिडाइज खाना दे रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है। और अगर हम टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करते हैं किसी को स्कॉलरशिप देने में, किसी को वृद्ध आयु पेंशन देने में, या किसी गरीब की मदद करने में, पैसा जनता का है। सरकार पैसा कहां से लाती है? इनकम जो टैक्स देते हैं जनता का पैसा है। उस पैसे का उपयोग हम पेंशन में, छात्रवृत्ति में, स्कॉलरशिप में, महिलाओं में, बुजुर्गों को मदद करने में करें, या तो वो कर सकते हैं, या लाखों करोड़ रुपया 2-3 उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं हम। तो मैं तो चाहूंगा कि उस पैसे का सदुपयोग यहां करें। समाज में अगर किसी महिला के गृहिणी के हाथ में पैसा आता है तो उसे क्या करेगी? वो महिला दाल, सब्जी, चावल, चाय पत्ती, खाना, चप्पल, जूते बच्चों के लेगी ना, तो उसे मार्केट में आएगा। और खरबों रुपए हम कुछ उद्योगपतियों को माफ कर देते हैं, उससे किसको लाभ मिलेगा? इसलिए सरकारों की प्रायोरिटीज होनी चाहिए। हाँ, फिस्कल मैनेजमेंट और अपनी आमदनी और आय के आधार पर हम योजनाएं करें। हम सिर्फ घोषणा कर दें और वो लागू ना हो तो जनता का विश्वास खत्म हो जाता है। तो बड़ा रिस्पॉन्सिबली हम लोगों को एज गवर्नमेंट अपनी बात रखनी चाहिए, और मैं मानता हूं हर सरकार को अधिकार है कि अपनी प्रायोरिटी सामने रखें। अगर प्रायोरिटी, हमारा राजस्थान में हमारा जीडीपी मेरे ख्याल देश में टॉप 3 स्टेट्स में है, तो अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आमदनी बढ़ रही है, उस पैसे का इस्तेमाल हम कहां करना है, ये सरकार के डिस्कशन पे होता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि लोगों की भलाई करने में, लोगों को आर्थिक मदद देने में, जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा है, और किसी की कॉस्ट पे नहीं हो रहा है, तो ये वेलफेयर स्कीम्स जो है ये समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसको नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस का असली पायलट कौन है? आपको लग रहा है कि चुनाव प्रचार में जितना इस्तेमाल आपका होना चाहिए था, क्या हो रहा है? राजस्थान कांग्रेस में असली पायलट हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो बूथ में, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, हर परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके खड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब, ये पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, और इसमें कई नेता आए, चले गए, और आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो वर्कर है, जिसके कंधों पे खड़े होकर हम पदों पर पहुंच रहे हैं, असली पायलट तो वही है, मैं मानता हूं। तो पायलट क्या निस्वार्थ भाव से भी फिलहाल मेहनत करने में लगे हुए हैं? वाकई कोई स्वार्थ नहीं है मन में? मेरे को 23-24 साल हो गए राजनीति में। जब मुझे कोई दायित्व दिया है संगठन का, सरकार का, दिल्ली में, प्रदेश में, संसद में, विधानसभा में, उस दायित्व को मैंने पूरी जिद से, पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से निभाया है।
और जब जब मुझे जो जिम्मेदारी दी है उससे मैं कभी संकोच मैंने कभी किया नहीं है। और मैं जब जो काम करता हूं तो फिर पूरी ताकत से करता हूं और उसके सकारात्मक परिणाम आने तक करता रहता हूं। इसलिए मुझे लग रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा और लाभ प्रदेश को मिलेगा, जनता को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। सचिन जी, कल वर्ल्ड कप में आपने विराट कोहली की पारी देखी होगी, कितने सधे हुए अंदाज में खेले और एक विनिंग पारी खेली, शतक बनाया। तो क्या सचिन पायलट भी सियासी पारी उसी तरह खेल रहे हैं? मैं समझता हूं विनिंग पारी, क्या आला कमान की तरफ से आपको कोई भरोसा दिया गया है? ऐसा है, शतक अर्धशतक बनाना एक बाय प्रोडक्ट है और जैसा हर एक टीम प्लेयर को करना चाहिए कि टीम जीतनी चाहिए। अगर वो शतक बनाते और हम मैच हार जाते उसका क्या फायदा था? फिर आप मेरी बात समझ रहे हैं? शतक बनाते और हम मैच हार जाते तो क्या फायदा था? तो मैच जीतना जरूरी है। भरोसा मिला है आपको आला कमान की तरफ से? मैं कह रहा हूं ना, मैच जीतना जरूरी है पार्टी के लिए, देश के लिए, जनता के लिए। अगर मैच जीतने में कोई आधा सेंचुरी बनाता है, 6 छक्के मारता है या डबल सेंचुरी मारता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैच पहले जीतना जरूरी है। खुद को आप टीम प्लेयर बता रहे हैं, लेकिन सितंबर के महीने में ये टीम प्लेयर क्यों रूठ गया था पार्टी से? मुझे लगता है कई लोगों को सारी जानकारियां नहीं होंगी, इसलिए नाना प्रकार की बातें कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं। और आजकल मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप पे सब बातें करते हैं, लेकिन मूलतः जो मुद्दे थे वो मैंने पार्टी के सामने रखे। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे खुशी है कि उन सब इश्यूज को, यंग लोगों के इश्यूज को, पार्टी के, सरकार के, उन सब इश्यूज पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक पॉजिटिव और एक सपोर्टिव रोल अदा किया और उसकी वजह से मुझे लगता है पार्टी को बल भी मिला है। तो ये रूठना मनाना तो व्यवहारों में होता है। जब आप एक पॉलिटिकल फील्ड में काम करते हैं तो आपको अपनी प्राथमिकता और जनता के प्रति जवाबदेही, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि राजस्थान में जब से हम काम कर रहे हैं, मुझे भी 2 दशक हो गए, तो पब्लिक के अंदर आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। सचिन जी, आप युवा नेता हैं, कुछ युवाओं से जुड़े मुद्दों की बात कर लेते हैं। बीजेपी पेपर लीक को एक बड़ा इश्यू बना रही है, आपको लग रहा है कि इसे हैंडल करने में आपकी सरकार से कोई चूक हुई है? देखिए, पेपर लीक हुए हैं, हर जगह हुए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी को अधिकार नहीं है कि नौजवानों के भविष्य से हम खिलवाड़ करें। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के शहरों में आते हैं, कोचिंग लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं और फिर पेपर आउट हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है। उन पर क्या बीतती होगी? ऐसे हजारों लाखों बच्चे परिवार हैं, तो उनके प्रति अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे और फिर वो नौजवान अगर हताश हो जाएगा इस देश का, तो फिर देश के लिए बड़ी चुनौती है अगर उसका वो फेथ सिस्टम में खत्म हो जाएगा। इसलिए इन इश्यूज को मैंने उठाया था और मुझे खुशी है कि फिर वही कह रहा हूं, संज्ञान लेकर पार्टी ने सरकार को निर्देशित किया और मुझे खुशी इस बात की कि सरकार ने एक नया कानून बनाया है जहां पेपर लीक से अगर कोई इन्वॉल्व होगा उसकी सजा का दायरा बढ़ा के उम्र कैद कर दिया है। पहला स्टेट पूरे देश में जहां उम्र कैद की सजा है पेपर लीक पे। युवाओं से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के आंकड़े जाहिर तौर पर उत्साहित करने वाले नहीं है, लेकिन आप ही की सरकार में एक मंत्री कहते हैं कि क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं इसीलिए ये आंकड़े ज्यादा है। मैंने ऐसा स्टेटमेंट देखा नहीं, लेकिन ये बात सच है क्योंकि आपने इशू टच किया। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। हिंदुस्तान में, 1 मिनट के लिए आप राजस्थान के बाहर जाइए तो जो लोग 9.5 साल से दिल्ली में शासन कर रहे हैं, कुछ प्रतिशत जिम्मेदारी तो उनकी भी होती होगी, जो कहते थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। तो देश में जो अर्थव्यवस्था बनी हुई है, जो अमीर गरीब की खाई बढ़ी है, जो नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई और जो आर्थिक स्थिति आज है महंगाई की और लघु उद्योगों के बंद होने की, उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा ना। तो बेरोजगारी निश्चित रूप से बड़ा इशू है, लेकिन जो वादा कर चुके हैं 2 करोड़ रोजगार देने का वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये हालात होंगे। इस पे सबको मिलकर काम करना चाहिए। राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक पर आपकी पकड़ है, देश में जातिगत जनगणना की बात चल रही है, आप क्या सोचते हैं? कि 8 करोड़ लोग रहते हैं इसमें प्रदेश में, और ये हम सब कभी गलती कर देते हैं, हम लोग ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। ये जाति है, ये कास्ट है, ये गोत्र है, ये रीजन है। पब्लिक समझदार है और जो सामूहिक जो पब्लिक गुड है वो सबके लिए है। अगर कोई रेल लाइन बनती है, पुलिया बनती है, सड़क बनती है, उसमें एक ही पार्टी के लोग चलेंगे या एक ही धर्म, एक समाज के लोग जाएं, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए होता है। जहां तक राजनीति की बात है, एक सेंटिमेंट होता है, उसमें किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की बात करना मैं समझता हूं गलत होगा। लेकिन प्रदेश के अंदर जब भी कोई सरकार बनती है उसमें सबका योगदान होता है। ये कहना गलत होता है कि इसमें एक वर्ग ने दिया, एक ने नहीं दिया।
अब आप लोग क्या है, चुनाव होता है, फिर एनालिसिस करते हो। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना निश्चित रूप से हमारी पार्टी का एक स्पष्ट निर्णय लिया वर्किंग कमेटी ने, होनी चाहिए। और इसके लिए 2 मिनट दीजिए मेरे को, क्यों होनी चाहिए। हम बजट देते हैं, घोषणाएं करते हैं, स्कीम्स लॉन्च करते हैं, समाज के उस तबके को जो जरूरत है, अधिक हमें पता ही नहीं है कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, कहां रह रही है, किस आर्थिक हालात में रह रहे हैं, तो हम उसको साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिट कर पाएंगे। आप अगर आंकड़ा, जातिगत जनगणना किस लिए चाहिए, समझिए, हमें असलियत पता पड़े। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है और कुछ ऐसे को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक हमारे पास तथ्यात्मक आंकड़े नहीं होंगे, हम साइंटिफिकली स्कीम्स, प्रोग्राम्स, बजट्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार, राज्य सरकारें टारगेटेड सेगमेंट्स को पहुंचाने के लिए, आजकल टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अगर मुझे पता है कि यहाँ 100 में से 25 लोग बहुत गरीबी हालात में रह रहे हैं, हम 25 तक पहुंच सकते हैं। अगर आंकड़ा हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे पहुंचेंगे। और इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहना कि इससे जातिवाद फैल जाएगा, मैं तो कह रहा हूं इससे खत्म होगा। अगले 2, 5, 10 साल में उन लोगों को हम उस लेवल पर ले आएंगे, फिर ये सब आर्थिक जो डिस्पैरिटीज हैं खत्म हो जाएंगी। तो जनगणना होनी चाहिए, ये आर्थिक और सामाजिक, इसमें समाज को लाभ मिलेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन आज मुझे लग रहा है ये एक वास्तविकता बनी है, इसको ना बजाय इसको पॉलिटिसाइज करने के, इस पर सकारात्मक रुख रखना चाहिए। और अगर आंकड़े सामने आते हैं तो उसमें किसी को हर्ज क्या होता है। लेकिन अलायंस कितना मजबूत है, बात अलायंस की बहुत मजबूत है। लेकिन कैसे सचिन जी, मध्य प्रदेश में एसपी खड़ी है, आप किसी एक स्टेट में किसी एक दल की कुछ सीटों के ऊपर जो अभी मीडिया में आया, उसको बेस बना के आप मत समझिएगा। क्योंकि देखिए, इंडिया अलायंस जो है ये एक नेशनल अलायंस है और बहुत जल्द हम लोग लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। हो सकता है किसी स्टेट में किसी पार्टी की कुछ सीटों के ऊपर हमारा अंडरस्टैंडिंग ना बनी हो। मैं आज फिर कहता हूं, जो कुछ मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप कह रही हैं, उसे हम बेहतर हैंडल कर सकते थे। बहरहाल वो टाइम निकल गया, लेकिन अब संवाद करने के बाद, क्योंकि हर नेता और हर दल की अहमियत है और कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अलायंस है तो लोगों की सेंसिटिविटीज भी होती हैं, लोगों की अपेक्षा भी होती हैं, उन सबको समेट के हम लोगों को अपना, हमने, और हमारा अलायंस का उद्देश्य क्या है, 24 में लोकसभा के अंदर हम सरकार बनाएं, इसलिए कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि किसी 1 या 2 राज्य में किसी 1 या 2 दल के कुछ कहने ना कहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अंत में हमारा जो लक्ष्य है वो नेशनल इशू है और उस पर हम लोग पूरी तरह कमिटेड हैं, इसमें कोई किसी को दोहराई नहीं होनी चाहिए। क्या यही एडजस्टमेंट आपने डीएमके के साथ किया जब सनातन को डेंगू और मलेरिया उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कहा गया? कांग्रेस पार्टी ने कभी इसको कंडोन नहीं किया है। किसी ने क्या बोला, अब अगर इतनी पार्टियां हैं, अगर सब पार्टियों की सारी सोच, सारी रणनीति, आइडियोलॉजी एक ही हो, सब मर्जी नहीं कर जाते सारे के सारे। अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपना बोल रहे हैं, हो सकता है मैं सहमत ना हूं उनकी बात से, लेकिन आप उसको हाईलाइट करके बोलना चाह रहे हैं। और मैं पूछूं आपसे, जो एनडीए अलायंस था वो कहां है आज? बदलाव की बात आपने की। 18 में एक तस्वीर सामने आई थी, राहुल गांधी ने ट्वीट की थी, राजस्थान को लेकर भी, एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर भी। राजस्थान की तस्वीर में अशोक गहलोत भी थे, सचिन पायलट भी थे। इस बार जब 3 तारीख को तस्वीर आएगी और अगर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम रहते हैं तो राहुल गांधी के साथ एक चेहरा होगा या 2 होंगे? ऐसा है, जब तस्वीर आएगी अपने आप देख लेना, लेकिन जो भी तस्वीर आएगी अच्छी तस्वीर आएगी, इतना कहना चाहता हूं। सचिन पायलट जी, आपकी सबसे ज्यादा बेहतर केमिस्ट्री किसके साथ है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? मेरी सबसे बेहतर केमिस्ट्री कांग्रेस पार्टी के साथ है। इस बार कांग्रेस का नारा है 156 के पार। आप क्या कहते हैं, कितनी सीटें आएंगी और क्या? मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं फीडबैक, वो मेरा एक एनालिसिस है, ये काल्पनिक नहीं है। ये एनालिसिस ये है कि लोग कांग्रेस के पक्ष में और हम अच्छे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी इस मंच पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से देने के लिए। बहुत धन्यवाद आप।